नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगल में होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों टोटल एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, खासकर रेलवे वालों के लिए, क्योंकि रेलवे में दोस्तों इसका वेटेज 25 से 30 नंबर का होता है। चलिए दोस्तों देर न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, कोशिका के अंदर केंद्र की खोज किसने की थी। कोशिका में दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, उसका खोज किसने किया था। ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों अगर कोशिका की खोज पूछा जाए केवल, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने दोस्तों मृत कोशिका की खोज किया था, मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की, याद रखिएगा, मृत कोशिका की खोज इन्होंने किया था, मृत कोशिका की। और रॉबर्ट ब्राउन ने, अगर दोस्तों पूछे कि जीवित कोशिका की, तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था दोस्तों, ल्यूवेनहॉक ने। और किस ईस्वी में दोस्तों, 1674 ईस्वी में। जीवित कोशिका की जो 1674 ईस्वी में, और मृत कोशिका की दोस्तों 1665 ईस्वी में। अगर केवल और केवल कोशिका के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा मृत कोशिका, जो कि दोस्तों रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जीवित कोशिका के बारे में अगर मेंशन किया रहेगा जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो ये हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ का खोज किया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का, चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। आयरन की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, बिल्कुल नहीं सर दोस्तों, हो जाता है कैल्शियम की कमी से हड्डियों में कमजोरीपन होता है। आंखों के लिए विटामिन ए जरूरी होता है, बिल्कुल सही दोस्तों, पहला कथन सही है। हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। दो तरह के कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, ये याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हड्डियों के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट दोस्तों जो मान लीजिए बोन है, ये बोन है, ये अंदर परत के लिए होता है कैल्शियम फास्फेट, और बाहरी परत के लिए होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी रेलवे में बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीजन में हो जाएगा जैसे दोस्तों हाइड्रोजन में कितने बंध होते हैं, तो हाइड्रोजन में हो जाएगा एक बंध, ऑक्सीजन में हो जाएगा दोस्तों दो बंध, नाइट्रोजन में हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन में तीन बंध, नाइट्रोजन में तीन बंध, ये तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दो बंध होता है, नाइट्रोजन में तीन हो जाएगा और हाइड्रोजन में एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बने भोजन पौधों के अन्य भाग में किसके माध्यम से पहुंचता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पादपों से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बने भोजन पौधों के अन्य भाग में किसके माध्यम से पहुंचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्लोएम। और ये दोस्तों दोनों दिशाओं में होता है। मान लीजिए कोई लीफ है, पत्ती है, ये पेड़ है दोस्तों, यहाँ से पत्ती है, इसमें अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, यहाँ से भोजन बन रहा है, तो ये ऊपर भी ले जाएगा, नीचे भी ले जाएगा, ऊपर भी ले जाएगा और नीचे भी ले जाएगा, फ्लोएम। जाइलम क्या करता है दोस्तों, जल का संवहन करता है, जल का संवहन करता है, मतलब जल को ले जाता है, जल को ले जाता है रूट्स के माध्यम से नीचे, जड़ के माध्यम से ले जाता है दोस्तों ऊपर की तरफ, ये एक दिशा में कार्य करता है, याद रखिएगा। लिग्निन का क्या काम होता है दोस्तों, लिग्निन का काम होता है पत्तों और पेड़ों की शाखाओं को मजबूती प्रदान करना, पत्तों और पेड़ों की शाखाओं को कठोर प्रदान करना या फिर मजबूती प्रदान करना। और कठोर जो बनता है उस ऊतक का क्या नाम होता है दोस्तों, स्क्लेरन काइमा। और किसकी वजह से कठोर बनता है, लिग्निन की वजह से कठोर बनता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दो न्यूरॉन के बीच रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करके
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दो न्यूरॉन के बीच रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सिनेप्सस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, सिनेप्सस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिनेप्सस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिनेप्सस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिनेप्सस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दो न्यूरॉन के बीच की इस रिक्त स्थान को सिनेप्सस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो इस ट्रैकिया में, ब्रोंकियाल में, अल्वियोली में या फिर ग्रासनली में? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्वियोली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, अल्वियोली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन और वसा से, डीएनए और प्रोटीन से, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया से? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डीएनए और प्रोटीन से। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन की अगर बात करें, कौन सा प्रोटीन हो जाएगा दोस्तों? हिस्टोन नामक प्रोटीन। हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है दोस्तों। ये इस प्रोटीन से मिलकर डीएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। हिस्टोन दोस्तों वही प्रोटीन होता है जो दोस्तों शुक्राणुओं को जीवित करने में भी सहायक होता है, शुक्राणुओं को भी ऊर्जा प्रदान करता है, यही हिस्टोन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लास्टिड रंगहीन होता है? रंगहीन प्लास्टिड के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? क्रोमोप्लास्टिड को। क्रोमोप्लास्टिड को तो बोलो जाना जाता है दोस्तों, जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्टिड में ये तो रंगहीन होता है, ये रंगहीन, ये रंग वाला होता है दोस्तों, रंग वाला। रंगहीन की अगर बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा ल्यूकोप्लास्टिड। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ल्यूकोप्लास्टिड। रंगहीन क्या हो जाएगा दोस्तों? ल्यूकोप्लास्टिड। क्रोमोप्लास्टिड रंग वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट पूछा दोस्तों। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 डिग्री केल्विन या फिर ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। अगर दोस्तों सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, अगर डिग्री केल्विन में पूछेगा तो दोस्तों 273 डिग्री केल्विन होता है। दोस्तों एक फार्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने वाला। तो ये होता है दोस्तों फार्मूला सी मतलब सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर एफ मतलब फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9। ये फार्मूला दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। सी बटे 5, सी का मतलब सेंटीग्रेड, सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9। एफ होता है फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट दिया है सेंटीग्रेड में निकालना है तब भी यही लगेगा, अगर सेंटीग्रेड दिया है फ़ारेनहाइट में निकालना है तब भी यही लगेगा। अगला क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्टरीकरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, एस्टरीकरण। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एस्टरीकरण, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? SO4, H2SO4। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। एक दूसरे से किस वजह से मिलाकर रखा जाता है दोस्तों? उसके बीच में क्या कार्य करता है? तो हो जाएगा दोस्तों वान डर वाल्स बल। उसके बीच में वान डर वाल्स बल कार्य करता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने का कारण है या फिर संबंध है? भूरी वायु को क्या बोला जाता है दोस्तों? हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड को बोला जाता है भूरी
वायु। सल्फर डाइऑक्साइड को भूरी वायु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मात्रक 1 नंबर दोस्तों ग्रुप डी में पूछा ही जाता है, मात्रक से रिलेटेड। ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उसमें मात्रक से रिलेटेड ये क्वेश्चन से पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो हो जाएगा दोस्तों कैंडिला। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। दाब है तो दोस्तों, दाब का मात्रक क्या होता है, ये दाब दे दिया है तो दोस्तों ये मात्रक नहीं है, ये होता है इकाई होता है। तो दाब का मात्रक हो जाएगा दोस्तों पास्कल। पास्कल, ये ऑप्शन ही गलत है। केल्विन किसका होता है दोस्तों, तो हो जाएगा तापमान का। तापमान का हो जाएगा दोस्तों केल्विन। ल्यूमेन किसका इकाई होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपकला ऊतक। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, तो हो जाएगा दोस्तों उपकला ऊतक। संयोजी ऊतक को दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों रक्त आ जाता है, रक्त को वही संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रक्त के बारे में बहुत बार पूछता है दोस्तों, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संयोजी ऊतक है। रक्त संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग 300 हर्ट्ज के साथ 4 मीटर का तरंग दैर्ध्य नहीं होगा दोस्तों, तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करता है। ध्वनि की गति क्या होगी। एक ध्वनि तरंग 300 हर्ट्ज के साथ 4 मीटर का तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करता है। ध्वनि की तरंग क्या होगी, ध्वनि की गति क्या होगी। गति होता है दोस्तों c बराबर लैम्डा इंटू आवृत्ति यच मान लीजिए। c है दोस्तों प्रकाश ध्वनि की चाल, c हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, और ये हो जाएगा दोस्तों यच हो जाएगा आवृत्ति। इसको दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 300 आप गुणे 4, 3 चौक 1200, मतलब 1200 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 1200 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लार की उपस्थिति में एक घातक लाइसोजाइम किस प्रकार के रूप में कार्य करता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक जो लाइसोजाइम उपस्थित होता है दोस्तों, किस रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। एमाइलेज का क्या काम होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना, माल्टोज में तोड़ना हो जाएगा दोस्तों लाइपेज का कार्य। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब किसी वस्तु को, ये इसमें दोस्तों उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण नहीं दिया है, तो इसको मान लेते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण। जब किसी वस्तु को C और, इसको मान लेते हैं दोस्तों अवतल दर्पण। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के C और F के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वक्रता केंद्र के बाद, C के बाद, वक्रता केंद्र के बाद, याद रखिएगा। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों F, ये हो जाएगा दोस्तों C। यहाँ पर मान लीजिए कोई C और F के बीच में अगर कहीं पर भी दोस्तों अगर रखा जाता है तो इसका केंद्र क्या, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों C के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर होगा, यहाँ पर C है, C के बाद ही प्रतिबिंब बनेगा। F और C के बीच में अगर रखा जाएगा तो C के बाद ही बनेगा दोस्तों। और प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, वस्तु से बड़ा होगा, ये याद रखिएगा, वस्तु से बड़ा होगा और दोस्तों उल्टा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्फीति दाब पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा स्फीति दाब पर।
स्फीति दाब पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फूल का एक अंश या फिर भाग है? निम्न में से कौन सा पुष्प का या फिर फूल का एक अंश या फिर भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब में भरा जाता है दोस्तों आर्गन गैस। आर्गन, उसके साथ कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ, आर्गन पूरा नहीं होता दोस्तों, आर्गन मेजर कंपाउंड होता है, लेकिन उसके साथ भी एक गैस भरा जाता है, वो हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। क्या होता है दोस्तों? आर्गन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट, जिसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। टंगस्टन को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा, टंगस्टन को डब्ल्यू से। अगला क्वेश्चन है, अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा का आकार कैसा होता है? दोस्तों ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अमीबा का आकार कैसा होता है? तो ये जगह दोस्तों अनियमित होता है, अनियमित होता है। अमीबा का आकार होता है दोस्तों अनियमित। अमीबा दोस्तों अलैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है, ये भी याद रखिएगा। अलैंगिक होता है, अलैंगिक जनन करता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और कैसा प्रजनन करता है दोस्तों? किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो हो जाएगा दोस्तों द्विविभाजन विधि द्वारा कर दोस्तों प्रजनन करता है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।